Good morning all, welcome to Learners Academy. चलो हो गया So after chapter number 13 or 12, whatever the sequence, we come to the next chapter, the second last chapter of our NCERT course, statistics. इसके बाद एक ही चैप्टर बचता है, that is probability. और probability और statistics वैसे एक ही ग्रुप के पार्ट एंड पार्सल होते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से statistics पोर्शन शुरू हो चुका है, जिसके दो चैप्टर्स हैं, एक तो खुद statistics और दूसरा probability, वो भी उसी के ग्रुप का एक चैप्टर माना जाता है। ठीक है, आगे चल के 11th 12th में तो कुछ कुछ जगह पे दोनों चैप्टर मर्ज होके भी आएंगे, लाइक स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी एक ही चैप्टर बन के आएगा, दोनों के कॉन्सेप्ट एक ही चैप्टर में आएंगे, तो दोनों एक ही कोर्स एक ही हिस्से के पार्ट एंड पार्सल है। तो शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स। हमारे क्लास 9th में भी ये चैप्टर था, उसमें भी सीक्वेंस भी यही था, शायद याद हो तो, चैप्टर नंबर 14 ही था और नाम उसका भी क्या रखा हुआ था, स्टैटिस्टिक्स रखा हुआ था। तो पहले अपन इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, पहले अपन इस चैप्टर के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बताओ करण, क्या मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स का? हाँ, ये क्लास 9th में था क्या, याद नहीं है? वंश, क्या ये क्लास 9th में था? तो क्या मतलब था उस वहां पे? इसका मतलब पूछा किसी से आपने? नहीं। उदित, व्हाट इज मेंट बाय स्टैटिस्टिक्स? लीजा, किसी डेटा को अरेंज करना। क्यों क्यों करूं मैं अरेंज? क्या काम है डेटा को अरेंज करने से? क्या मिलेगा? मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स तो ऑब्वियसली मिलेंगे, बट एज ए होल उसका पर्पस पहचानो, ऐसे एज ए मतलब विस्तृत रूप से उसका प्रैक्टिकल पर्पस पहचानो कि क्यों हम डेटा को अरेंज करते हैं। बोलो विनीत, क्या कर रहे हो? खड़े होके बोलो आराम से। क्यों? तो माल ज्यादा बिकेगा, जल्दी जल्दी चीजें मिल जाएंगी, तो वो तो उस सामान को अरेंज करना हुआ ना। वाई आर वी अरेंजिंग डेटा? डेटा को क्यों अरेंज करें? डेटा मतलब क्या होता है? ओके, अब सुनो, रुद्र खड़ा हो। हाँ, आपको मौका दिया जा रहा है ना अदालत में, उसके कान में क्या बोल रहा है? अब मुझे बता रुद्र, डेटा का मतलब क्या होता है? हम डेटा 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 2-3 बार बोल चुके हैं अभी चैप्टर स्टार्ट होते ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा। उसको डेटा बोलते हैं। डेटा को क्या बोलते हैं अभी तक ढंग से नहीं बताया। कृतिका बोलो डेटा, जिसको कुछ लोग या हम लोग डाटा भी बोलते हैं, डाटा, है ना, जिसकी सिंगुलर फॉर्म डेटम होती है, इंग्लिश वाले जानते होंगे जिसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है। अच्छा, डेटा प्लूरल वर्ड है, याद रखना, है ना, डेटा का प्लूरल मत कर देना डेटास। डेटा का कोई प्लूरल नहीं होता, डेटा ऑलरेडी प्लूरल है, डेटा इज ऑलरेडी प्लूरल वर्ड, लैटिन भाषा का वर्ड है। इसका सिंगुलर हो सकता है, इसका सिंगुलर फॉर्म होती है डेटम, DATUM, डेटम इज द सिंगुलर फॉर्म, इसका प्लूरल फॉर्म है डेटा। अब डेटा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कह लो, सूचना, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? डेटा। अब वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ इंफॉर्मेशन का ग्रुप बन के मिलता है, तो उस पैकेज को अपन डेटा बोलते हैं, उस पैकेज को क्या बोलते हैं अपन? डेटा। और जनरली वो एक इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो मोर देन वन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है ना, तो इसलिए हम उसको प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं, हम उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं करते। इवन अपने को 1 GB डेटा चाहिए तो भी अपन 1 GB डेटा ही बोलेंगे, 1 GB डेटम नहीं बोलेंगे, है ना। उसको डेटम फॉर्म में यूज किया ही नहीं जाता है, प्रैक्टिकली नहीं किया जाता, पर उसकी फॉर्म होती है सिंगुलर, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, डेटा मतलब कोई भी, बैठिए नीचे बैठिए, डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन। अब उस इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट करने को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। किसी भी डेटा के या किसी भी इंफॉर्मेशन के मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स।
तो स्टैटिस्टिक्स का ब्रॉडली स्पीकिंग एक लाइन में अगर मीनिंग कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? मैनेजमेंट ऑफ डेटा। क्या कहोगे? बोलो। मैनेजमेंट ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स। हिंदी में स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं सांख्यिकी। क्या बोलते हैं? लिखना थोड़ा सा टिपिकल है। सांग, आधा ख, य के ऊपर छोटी की मात्रा और फिर क के ऊपर बड़ी की। सांख्यिकी, ये इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड है। अब कई बार क्या होता है, इंग्लिश वर्ड ही सरल होता है, हिंदी वर्ड मुश्किल होता है, तो ऐसा इस केस में है ना। कई बार हिंदी वर्ड सरल होता है तो हम कहेंगे सर हम स्टैटिस्टिक्स ही बोल देंगे। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स बोलने में भी दिक्कत है कईयों को, है ना, बोलना स्टैटिस्टिक्स ना, स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक्स ट्राई करो। स्टैटिस्टिक्स बोलो वंश, बोलो। गलत, गलत, क्या कैसे बोलो? हाँ करेक्ट। हाँ हाँ गलत, जल्दी नहीं बोलना, करेक्ट बोलना है, आराम से बोल पर स्टे, तोड़ के बोलना, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। हाँ आप बोलो, आप बोलो। हाँ बोल तो कोशिश तो कर, नहीं आ रहा है क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स। अब एक साथ बोल। हाँ बोलो, हुआ प्रैक्टिस? बोलो, ट्राई तो करो। अब एक साथ बोलो। यस, एक बार और बोलो। स्टैटिस्टिक्स। ओके, अभी तो इससे बनने वाला एडजेक्टिव बनता है स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर, ठीक है ना। इसकी पोस्ट भी होती है एसएससी में। हाँ आप बोलो। हाँ बोलो। नहीं, अब एक साथ बोलो। नहीं, तेज बोलना। बोलो बोलो बोलो। आप बोलो शानी, बोलो, फिर से बोलो तेज। विधि। जीविका, बोलो तो सही। ट्राई करो एक बार। ओके, तो आज का पहला होमवर्क है, कल आते ही सबसे बोलवाऊंगा मैं इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उसको खड़ा कर दूंगा जिसको नहीं बोलने में, ठीक है। इसका करेक्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कल बोल के, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, आपको कल सीख के आना है। घर पे बैठ कर 100 से 200 से 500 1000 जो भी आपकी रेंज है उसके हिसाब से इसकी प्रैक्टिस करनी है। कल आते ही सबसे पहले चैप्टर का नाम तो बोलना सीखें सबसे पहले, एंड कम से कम कोई पूछ ले कौन सा चैप्टर चल रहा है उसको हम करेक्ट नाम तो बताएं। एटलीस्ट हम हमारी बोली से तो ये शो करें कि वी आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। क्या फायदा जब हम चैप्टर का नाम ही नहीं बोल पा रहे, तो क्या फायदा इतना पैसा खर्च करने का अपने आप पे। सो इसको सीरियसली होके आज प्रैक्टिस करनी है ना। ओके चलो, तो क्योंकि आज क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल है तो एग्जाम्पल उसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई क्रिकेट मैच में कोई बैट्समैन, अब सुनो यहाँ पे, कोई बैट्समैन एंटर होता है ग्राउंड पे, या तो ओपनिंग में एंटर होता है, दोनों खड़े हो जाओ। हाँ बातें, खड़े हो जाओ। हाँ, जब या तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन वो एंटर होते हैं ग्राउंड पे, या फिर कोई एक बैट्समैन आउट हो जाता है तो नया बैट्समैन अराइव होता है ग्राउंड पे। जैसे ही वो एंटर होता है उसकी शक्ल जैसे स्क्रीन पे प्रेजेंट होती है, उसके जस्ट नीचे एक छोटी सी पट्टी दिखाई देती है, उस रॉ के अंदर उसके सारा डेटा उसका दिखाई देता है अपने को। जैसे उस प्लेयर ने कितने मैचेस खेले, उसने आज तक कितने रन्स बनाए हैं, इवन उन रन्स के अंदर ओडीआई के कितने हैं, टेस्ट के कितने, टी20 के कितने, ये भी कई बार बाइफुर्केशन करके वो बता देते हैं। अच्छा, कितने चौके मारे हैं ये तक पता होता है उनको, कितने ठाले बैठे हैं वो, मतलब ये भी याद रखते हैं वो, कितने छक्के मारे हैं वो, कितने 2 रन भागे हैं, है ना, कितने सिंगल्स एंड डबल्स लिए हैं वो भी, प्लस कितना एवरेज। अच्छा, 2019 के बाद का एवरेज, 2020 के बाद का स्ट्राइक रेट, इस पिछले 1 साल में स्ट्राइक रेट, पिछले 3 महीने में स्ट्राइक रेट,
जब से उसकी शादी हुई उसके बाद उसका स्ट्राइक रेट, उससे पहले उसका एवरेज, सब पता रहता है उनको, सब, है ना, सब पता रहता है, बिल्कुल क्लियर उनको पता रहता है कि है ना ग्राउंड पे उसकी फैमिली अराइव हुई थी उसके बाद उसका परफॉर्मेंस क्या था, और जब ग्राउंड पे उसकी फैमिली नहीं थी उससे पहले उसका परफॉर्मेंस क्या था। कौन है ये लोग जो ये सब रिकॉर्ड करते हैं, ये, ठीक है ना, ये इनका काम होता है मैनेजमेंट ऑफ डेटा। करने वालों का काम होता है जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसको अपन कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल मिलते हैं, ऑब्वियसली। अच्छा, अब बात करते हैं इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है फॉर ए बेटर फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर में अपन को कैसे डिसीजंस लेने हैं रिगार्डिंग एन एक्टिविटी, रिगार्डिंग ए स्पोर्ट या रिगार्डिंग कोई भी हमारा पर्पस हो, उसमें अपने को कैसे बेटर एक्शंस लेने हैं, ये जानने के लिए पास्ट में क्या हुआ था ये सोचना जरूरी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ऑस्ट्रेलिया पे इंडिया जाके खेलने जा रही है, तो पता होना चाहिए ना उनके लोगों को कि ऑस्ट्रेलिया में पहले किस किस प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो वो ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े उठा के देखेंगे भी ऑस्ट्रेलिया में कितने सेंचुरीज किसने मारी, किस एवरेज से खेला है, किस पर्टिकुलर बॉलर के खिलाफ, अभी वो बॉलर मान लो इंजोर्ड था और अभी वो बॉलर वापस आ गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि उस बॉलर के खिलाफ किसने अच्छा खेला है, क्या आंकड़े चाहिए, उस बॉलर के खिलाफ क्या आंकड़े चाहिए, बेस्ट बैट्समैन के। तो ये सब कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है फॉर फ्यूचर डिसीजंस, फ्यूचर में अच्छा डिसीजन लेने के लिए। चलो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, छोटी सी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी किसी की मान लो दुकान है ना, कपड़े की दुकान है। अब वो कपड़े की दुकान इस बार दिवाली आने वाली है, मान लो दिवाली पे वो परचेसिंग करने जा रहा है, परचेसिंग मतलब परचेसिंग ऑफ, जो भी वो माल बेचता है वो परचेस करेगा तभी तो बेचेगा। तो उसको चेक करना है कि उसको किस किस टाइप का माल लेके आना है ताकि वो टाइमली बिक जाए और उसको प्रॉफिट मिल जाए। ऐसा थोड़ी ना है कि माल तो 1 लाख का बिक रहा है और 20 लाख का माल ले आएगा, वो ऐसा तो होगा नहीं। अच्छा, माल 1 लाख का बिकेगा, वो 5 लाख का माल ले आएगा, तो 5 लाख के माल में भी क्या वैरायटी होनी चाहिए, है ना, कितनी जीन्स आनी चाहिए, कितनी टी शर्ट्स आनी चाहिए, कितनी शर्ट्स आनी चाहिए, वो पूरा डिवीजन उसके माइंड में चलेगा ना। तो वो ये सब कुछ सोचने के लिए पिछली साल की उसकी दिवाली पे कैसी सेल रही थी इसके बारे में सोचेगा, नहीं सोचेगा, सोचेगा ना। या ऐसे ही अल्टप्पे ही उठा लाएगा, कुछ भी नहीं करेगा ना। पिछले साल उसने रिकॉर्ड भी अगर मैनेज कर किया हुआ है, डेटा का ही रिकॉर्ड किया हुआ है कि पिछले साल मेरी इतनी तो टी शर्ट्स बिकी थी, बॉयज में इतनी टी शर्ट्स बिकी थी, गर्ल्स में इतनी टी शर्ट्स बिकी थी, इतनी जीन्स बिकी थी। तो इस हिसाब से वो मैनेजमेंट बिठाएगा कि यार इस साल मुझे इतनी तो टी शर्ट्स लेके आनी चाहिए, इतनी जीन्स लेके आनी चाहिए। तो फॉर ए बेटर फ्यूचर प्लानिंग आपको पुराने आंकड़े की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, पड़ रही। अब एक छोटा सा दुकानदार है तो वो तो ये बात माइंड में रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन बड़ा एज ए क्रिकेट मैच, एज ए इंटरनेशनल क्रिकेट या किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज कंपनीज चलती हैं, तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें माइंड में तो ऐसा रिकॉर्ड करके नहीं रख सकती ना। तो उनको उसको कंप्यूटर्स पे या पेपर्स पे रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है ताकि वो फटाफट उठा के देख ले। तो इस पूरे डेटा मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, इस पूरे डेटा मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। पर्पस तो क्लियर हो गया भाई, ऐसा करना क्यों जरूरी होता है, फॉर बेटर फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर डिसीजंस ऑप्टिमम लेने के लिए, अच्छे फ्यूचर डिसीजंस लेने के लिए पुराने डेटा को एनालाइज करना जरूरी होता है। क्लियर, ओके। और जैसा कि मैं कह रहा था कि बड़े बड़े कंपनीज में इसको मैनेज करने के लिए ऑफिसर तक रखा जाता है, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी। जैसे जैसे कैसे गवर्नमेंट को पता होता है कि इस कॉलोनी में इतने लोग रहते हैं, इतने बच्चे, उसमें से इतने 60 साल से अबव बच्चे हैं, सब पता रहता है उनको। आप नगर पालिका में जाओ, पूरी उसमें लिस्ट है, इस लिस्ट में कितने बड़े हैं, 40 साल से अबव कितने, वोटर्स कितने, सब पता रहता है उनको। तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी इसको मैनेज करके रखता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मैनेज करके रखता है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट में भी इसकी पोस्ट होती है। लास्ट ईयर में मैंने बताया था कि इस और कम बच्चे ध्यान देते हैं, इसमें ग्रेजुएशन भी की जा सकती है, पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे ग्रेजुएशन की जा सकती है। सब लोग क्या ध्यान देते हैं, बीएससी कर लूं, साइंस में ग्रेजुएशन कर लूं, या आर्ट्स में कर लूं, बीए कर लूं, या कॉमर्स में कर लूं, बीकॉम कर लूं। ये तो कॉमन स्ट्रीम्स हैं, सब लोग इसके पीछे पीछे भागते हैं, इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत है ना। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन करो, अगर हम स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन करते हैं तो इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, स्कोप बहुत ज्यादा है, प्लस कंपटीशन कम है क्योंकि भीड़ कम है इसमें। तो मान लो गवर्नमेंट में कोई पोस्ट निकली कि हमको, मान लो बीसीसीआई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से रिक्वायरमेंट निकली तो भरने वाले कितने होंगे, क्योंकि भर तो वही सकता है जिसने स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या आगे की पढ़ाई करी है। जिसने उसकी पढ़ाई नहीं करी वो तो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। तो पोस्ट निकली है 5,
मतलब 5 या 10, और भरने वाले भी उतने ही है, तो जितनों ने भरी सबकी नौकरी लग गई। तो ऐसी फील्ड्स चूज करनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं, आप खुद सोचो कि इस स्ट्रीम में क्या क्या प्लस है, क्या क्या माइनस है। भीड़ के साथ नहीं भागना कि सब लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो हमको भी इंजीनियरिंग करना है, सब लोग डॉक्टर्स बनते हैं तो अपने को भी डॉक्टर से बनना है। ठीक है ना, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं दुनिया में। तो ये भी आप अपना एक करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसके लिए इसमें स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आगे की पढ़ाई इसमें करनी पड़ेगी। एसएससी में भी इसकी एक पोस्ट होती है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। जो फाइनल सिलेक्शन में टाइपिंग टेस्ट होता है, फाइनल सिलेक्शन में अलग अलग इनकम टैक्स ऑफिसर इन सबके जो फाइनल टेस्ट होता है उसमें एक टाइपिंग टेस्ट होता है। तो जहां और पोस्ट में उनको टाइपिंग टेस्ट में लेट्स से 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए, तो स्टैटिस्टिक्स में उनको कमी चाहिए। तो आप मतलब बहुत सारे स्कोप हैं जिससे आप इससे आगे बढ़ सकते। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके इंफॉर्मेशन अबाउट स्टैटिस्टिक्स। अब चलते हैं टॉपिक पे। अब आ जाए टॉपिक पे। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब मैनेजमेंट ऑफ डेटा या डाटा, मैनेजमेंट ऑफ डेटा। अब मैनेजमेंट ऑफ डेटा कैसे किया जाता है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं वो स्टेप्स एक बार 1 बाय 1 यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दें। सबसे पहला स्टेप होता है मैनेजमेंट ऑफ डेटा का, मैनेजमेंट ऑफ डेटा, इन शॉर्ट स्टैटिस्टिक्स का जो सबसे पहला स्टेप होता है, इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ। अभी हमारे पास कुछ डेटा है ही नहीं, तो सबसे पहले तो उसको कलेक्ट करोगे ना, सबसे पहले उसको कलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मुझे एक दुकान डालनी है इस कॉलेज में, कैंटीन खोलनी है यहाँ पे कोचिंग के बाद। कोचिंग के बाद सपोज करो मेरी प्लानिंग है यार एक कैंटीन खोल लेते हैं यहाँ पे। तो कैंटीन नहीं समझता, कैंटीन नहीं समझता क्या, कितना क्या होता है कैंटीन, है ना, कैंटीन खोलनी। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ डेटा कलेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मेरे को डेटा चाहिए, तो डेटा है ही नहीं ना अभी मेरे पास, मेरी कोई लाइन ही नहीं है, मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं है इस फील्ड में। तो मैं क्या करूंगा, डेटा कलेक्ट करूंगा। डेटा कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, इस पर विचार विमर्श करते हैं कि इसका मतलब क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इस पे विचार विमर्श। देखो प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, और सेकेंडरी का मतलब होता है सेकंड हैंड या थर्ड हैंड। एक बार प्राथमिक को छोड़ के जितने भी हैंड्स हैं वो सब सेकेंडरी है ना। फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड होता है ना, फर्स्ट हैंड जैसे फर्स्ट हैंड गाड़ी सेकंड हैंड गाड़ी, तो फर्स्ट हैंड तो है प्राइमरी, और उसके बाद सेकंड हैंड थर्ड हैंड फोर्थ हैंड जितने भी हैं वो सब क्या है, सेकंड। तो एक तरीका तो होता है प्राइमरी तरीके से डेटा कलेक्ट करना। प्राइमरी मतलब मैं खुद जाऊं डेटा कलेक्ट करने, 1 to 1 में बात करूं लोगों से और मैं डेटा कलेक्ट करूं। एक होता है सेकेंडरी, किसी ने और ने डेटा कलेक्ट किया हुआ था पहले से ही किसी भी पर्पज से, मैंने उसी से उसका डेटा ले लिया, तो ये हो गया सेकेंडरी तरीका। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया डेटा, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया, मैंने नगर पालिका में जाके कोई डेटा था वहां से ले लिया, या किसी गवर्नमेंट ऑफिस से ले लिया, तो ये सारे तरीके क्या हैं, सेकेंडरी। या टीवी पे फ्लैश हो रहा था मैंने रिकॉर्ड कर लिया जल्दी से, है ना, ये सारे तरीके क्या हैं, सेकेंडरी। और प्राइमरी क्या होता है, आप खुद गए घर घर, जैसे मेरे को कैंटीन खोलनी है, मैं घर घर जाके पूछ रहा हूँ भैया आप पेटीज खाते हो, हाँ महीने में कितनी खा लेते हो। तो मैं ऐसे तो डेटा कलेक्ट करूंगा, मैं डिमांड तो देखूंगा भी कितनी डिमांड है। ऐसा नहीं कि मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मैंने कैंटीन खोल ली, पता चले यहाँ तो हफ्ते भर में 5 ही पेटीज खाने वाले लोग हैं बाकी सब सादा लोग हैं, मैदे की चीजें ही नहीं खाते, वो तो आटे की चीजें खाते हैं, तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गया ना। तो ऐसे डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे ना, डेटा कलेक्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो एक तो मैं 1 to 1 खुद जाऊं, एक तो मैं 1 to 1 खुद जाऊं, और एक मैं सोनू बेकरी को फोन करूं तेरी कितनी पेटीज बिकती है। तो ये हो गया सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का तरीका, और मैं खुद जाके एक एक से बात करूं, वो हो गया प्राइमरी डेटा कलेक्शन का तरीका। अच्छा कब तो प्राइमरी सही रहता है, कब सेकेंडरी सही रहता है, जब स्कोप छोटा है। बैठिए दोनों और बातें मत करना वापस। जब स्कोप छोटा है, स्कोप मतलब दायरा, जहां से मुझे डेटा कलेक्ट करना है वो दायरा छोटा है, तब तो प्राइमरी तरीका सही है। और जब दायरा ही बहुत बड़ा है, सपोज करो मुझे पूरे टोंक जिले का डेटा चाहिए, अब टोंक जिले में थोड़ा ना घर घर जाऊंगा, 2-5 साल तो मुझे डेटा कलेक्ट करने में लग जाएंगे, तब तो मैं कैंटीन खोलूंगा, ठीक है ना। तो जब दायरा बड़ा है तब सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का तरीका ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। सेकेंडरी में हम ये और कर सकते हैं कि हमने एरिया वाइज किसी किसी को डिवाइड कर दिया, तू इस एरिया में जा, तू इस एरिया में जा, तू निवाई तहसील में जा, तू पीपलू तहसील में जा। निवाई तहसील में भी फिर उसने भी 10 लोगों को बांट दिया, तू भगत सिंह कॉलोनी में जा, तू इंदिरा कॉलोनी में जा, तू इसमें जा। फिर सब लोगों ने अपना डेटा दिया, मैंने उनसे उन्होंने उनसे लिया, मैंने उनसे लिया, तो मेरे लिए तो सेकेंडरी डेटा हो गया ना। ओके, तो प्राइमरी सेकेंडरी समझ गए। फायदे और नुकसान क्या होते हैं, प्राइमरी डेटा ज्यादा रिलायबल होता है,
क्योंकि आप खुद गए हो बात करने, तो आपको खुद को पता है आपको क्या क्या रिस्पॉन्सेस मिले। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इतना ज्यादा रिलायबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने वंश को बोला है, वंश इस कॉलोनी का डेटा तू लेके आ। वंश चार घर तो गया, पांचवें घर जाते जाते थक गया, उसने कहा कि कुछ भी तो भरना है, भर देता हूँ। लिख दूंगा कि गुप्ता जी ने बोला 4 पेटीज खाते हैं, शर्मा जी ने बोला 5 पेटी, ऐसा कुछ भी 4-5 घर तक तो जोश से गया है ना, लेकिन थक गया, फिर बाकी उसने खाना पूर्ति कर ली, तो ज्यादा रिलायबल नहीं हुआ नहीं है। और क्योंकि इसका क्या जा रहा है, कौन सा इसको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन जिसको खुद को पैसे लगाने वो तो मेहनत करेगा ना। तो प्राइमरी सोर्स ज्यादा रिलायबल है बजाय के सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्सेस में डेटा मैनिपुलेट होके भी आ जाता है ना, उसने इसको कुछ बोला, फिर उसने इसको कुछ बोला, वो थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, ऐसा करते 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 लास्ट तक आते आते डेटा का अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, कई बार होता है ना ऐसा। तो सेकेंडरी सोर्सेस कम रिलायबल है, प्राइमरी सोर्सेस ज्यादा रिलायबल है, लेकिन दोनों के फायदे भी हैं। प्राइमरी सोर्स जब दायरा छोटा है तब आप कलेक्ट करो, सेकेंडरी सोर्स जब दायरा बड़ा है तब आपको उस पर जाना ही पड़ेगा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा क्लियर, कलेक्शन ऑफ डेटा क्लियर। अब कलेक्शन तो कर लिया, डेटा तो कलेक्ट हो गया, ये भाई साहब इतनी पेटीज खाते हैं, ये इतने बर्गर खाते हैं, एक कागज पे रफली मैंने नोट कर लिया, गुप्ता जी 4 पेटीज, ये। लेकिन वो डेटा जब मैं इसको देख रहा हूँ, तो वो डेटा देखने में मुझे पता नहीं क्या ही दिख रहा है ना, पता नहीं क्या 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 क्या, क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग का दही हो गया, एक कॉलोनी में दिमाग का दही हो गया। तो अब सोचो, पहले तो पूरी निवाई के कॉलोनीज का डेटा आएगा, तो फिर मेरा क्या हाल होगा। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा इसको अरेंज करो, मैंने क्या कहा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर। तो सेकंड स्टेप आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सेकंड स्टेप क्या होता है, ऑर्गेनाइज करो, उसको ढंग से लिख के लाओ मेरे पास डेटा को, जो भी आपने कलेक्ट किया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को ढंग से अरेंज करो। अब ये ऑर्गेनाइजेशन 2-3 तरीके से किया जाता है। एक तो होता है पिक्चोरियल फॉर्म, पिक्चोरियल, जैसे कि हमने पाई चार्ट्स बना दिए, पाई चार्ट समझते हो, बार ग्राफ्स बना दिए। बार ग्राफ्स देखे होंगे ना आपने, जैसे कई बार किसी प्लेयर का एवरेज या उसकी परफॉर्मेंस है ना, ऐसे लिखित में नहीं होती है, बार इस बिल्डिंग में बनी रहती है, बार ग्राफ फॉर्म में होती है, तो वो देखते ही जल्दी समझ में आता है। या एक ऐसे ग्राफ बना रहता है ऐसे ऐसे ना, तो उससे जल्दी समझ में आता है, अच्छा पहले इसके ग्राफ ऐसे था, अभी फिर ऊंचा हो गया, फिर नीचे हो गया। तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है माइंड को, और माइंड को जल्दी डिसीजन लेने में हेल्प करता है। पिक्चोरियल तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है टेबुलर फॉर्म। क्या होता है, टेब्यूलर फॉर्म, टेबल्स में अरेंज करो। टेबल समझते हो ना, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं। अभी हमारे पिक्चोरियल फॉर्म वैसे तरीका अच्छा है, लेकिन हमारे अभी क्लास 10th में पिक्चोरियल फॉर्म का कोई भी रोल नहीं है। हमको डेटा सारा टेबल्स में मिलेगा। किस में मिलेगा, टेबल्स में अरेंज होकर मिलेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन के बाद तीसरा तरीका, तीसरा जो स्टेप होता है वो उसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा। क्या होता है, अब साफ टेबल में भी अरेंज हो गया, ग्राफ्स भी बन गए, अब क्या करूं, अब उसको एनालाइज करो। अब उस डेटा को क्या करो, एनालाइज करो कि कलेक्ट क्यों किया था, उसमें उसको देखने के लिए तो किया था, उसको देखो ढंग से। तो एनालिसिस ऑफ डेटा में जो तरीके होंगे वो अगेन 2 होते हैं, बेसिक तरीके 2 होते हैं। एक होते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक तो होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और दूसरा तरीका होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये क्या है साहब, ये कौन सी बला का नाम। तो ये बेटा टूल्स हैं, ये स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, स्टैटिस्टिक्स में काम आने वाले वो टूल्स हैं जो डेटा को एनालाइज करके देते हैं। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग 2 तरीके के टूल्स हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हाल फिलहाल हमारे कोर्स में नहीं है, ये 11th में आएंगे। ये मोर एडवांस टूल्स है, ये मोर एडवांस टूल्स है। अभी जो बेसिक टूल्स हैं, प्राइमरी टूल्स, ये तो हमारे कोर्स में भी इस साल नहीं है। जो जो मेन टूल्स, जो छोटे मोटे टूल्स हैं या स्टार्टिंग के टूल्स हैं, वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो हमारे कोर्स में है। और वो 3 टूल्स हैं। मेजर्स का मतलब क्या होता है, मेजर का मतलब हमें नाप चोक करना नहीं है। मेजर्स का मतलब नाप चोक नहीं है यहाँ पे। मेजर्स का मतलब होता है उपाय। मेजर्स का मतलब क्या होता है, उपाय। तो उसको करने के क्या क्या उपाय हैं, ये बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो 3 उपाय हैं बेटा उसको एनालाइज करने के, मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड, ये 3 मेजर्स, ये 3 उपाय हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। और डिस्पर्शन के भी फिर कुछ अलग अलग उपाय होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वो नेक्स्ट ईयर आएंगे। तो इसको तो भूल जाओ। अभी हमारे एनालिसिस ऑफ डेटा में एक ही पार्ट आएगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि 3 होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। और फाइनल स्टेप होता है
इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रेट करने का मतलब है फाइनली डिसीजन ले लेना कि भाई साहब नहीं खोलनी कैंटीन, बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ पे तो नहीं खोलनी। ठीक है ना, क्लियर है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब ये 4 स्टेप्स फटाफट से रिवाइज करो। कलेक्शन करना, कलेक्टेड डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज डेटा को एनालिसिस करना, एनालिसिस करके डिसीजन लेना एंड इंटरप्रेट करना, एक फाइनल स्टेटमेंट देना कि ये काम मुझे करना है या नहीं करना है या इस तरीके से करना है। ओके, ये वाले 2 स्टेप्स जो हैं ये हम क्लास 9th में ऑलरेडी करके आए हैं। वहां पे आपके पास क्वेश्चंस आए थे, याद करो लास्ट ईयर, कि आपको डेटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी सोर्सेस क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन वगैरह भी थी, प्लस ऑर्गेनाइज करने का पिक्चोरियल तरीका, बार ग्राफ्स के अंदर, टेबल्स के अंदर। आपको याद होगा टेली मार्किंग करी थी हमने, टेली मार्क्स लगाए थे, याद है? ये सब अपन मतलब पहला और दूसरा, अभी तो अपन स्टैटिस्टिक्स एज एन टॉपिक की बात कर रहे थे, तो स्टैटिस्टिक्स में 4 स्टेप्स अपन ने देखे, तो उसके 2 स्टेप्स तो अपन पिछली क्लास में करके आए, तो इस साल उसका कोई भी रोल नहीं है। यानी इस साल की स्टैटिस्टिक्स ना तो हमसे डेटा कलेक्ट करवाएगी ना ही ऑर्गेनाइज करवाएगी, ऑर्गेनाइज करा कराया डेटा मिलेगा, और ऑर्गेनाइज करा कराया टेबुलर फॉर्म में मिलेगा। किसमें मिलेगा? यानी कि इस बार तो हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे सीधे एनालिसिस से स्टार्ट होंगे। किससे स्टार्ट होंगे? एनालिसिस। और एनालिसिस में भी कौन सा पार्ट मैंने बताया? मेजर्स ऑफ सेंटर। तो इन शॉर्ट में बात कहूं तो इस बार स्टैटिस्टिक्स का मतलब है मीन मीडियन मोड। इस साल क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में 3 ही टॉपिक हैं, मीन, मीडियन, मोड। कलेक्शन कर चुके हैं लास्ट ईयर, ऑर्गेनाइजेशन भी कर चुके हैं, ग्राफ्स वगैरह बनाए थे हमने, हिस्टोग्राम्स भी बनाए थे, याद हो तो। और एनालिसिस पे हम आके, हमने लास्ट ईयर यहाँ पे स्टॉप किया था, आपको याद हो तो। लास्ट ईयर क्लास 9th में अपन ने इस स्टेप पे आके स्टॉप किया था, आखिरी एक्सरसाइज हमारी एक छोटी सी मीन निकालने की एक्सरसाइज थी। अभी इस साल वहीं से पिक कर रहे हैं जहां लास्ट ईयर अपन ने स्टॉप किया, एनालिसिस से पिक करना है। और एनालिसिस भी 2 तरीके के, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन तो नेक्स्ट ईयर आएगा, हम कहां से पिक करेंगे? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी मीन, मीडियन। और फिर इंटरप्रेट करने के क्वेश्चंस भी हैं कुछ, एक फाइनल डिसीजन लेने के भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अब आपका फाइनल डिसीजन क्या है, आपके हिसाब से किसका एवरेज बेहतर है, इसका एवरेज बेहतर है या इसका एवरेज। तो ये इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, ये 2 पार्ट इस साल हमारे कोर्स में। ओके, तो ये जो भी था ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अगर आप चाहते हो इसके बारे में जानना, नोट करना, तो आप वीडियो पॉज करके लिखना। हमारे कोर्स में अपने को क्या नोट करना है? एनालिसिस ऑफ डेटा। क्या नोट करना है? एनालिसिस ऑफ डेटा। और उसके कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। लिखो, ऊपर हेडिंग डालो, एनालिसिस ऑफ डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 3 से हमारा इस साल का कारवा शुरू होता है, एनालिसिस ऑफ डेटा। और एनालिसिस ऑफ डेटा में भी कौन सा तरीका? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लिखो इसको भी, लिख लिया? और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी 3 तरीके के, कौन कौन से? मीन, ठीक है, जिसको अपन अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, पूरा नाम लिख दो। अर्थमेटिक मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। लिख लिया? लिख लिया यहां तक? अब मीन, मीडियन, मोड को ही अपने को पूरे चैप्टर में एक्सप्लोर करना है, पर एक एक लाइन में इनका मीनिंग लिख दो। एक एक लाइन में इनका मीनिंग लिखोगे ना, तो जब टॉपिक को जब अपन एक्चुअली करेंगे तो करने में मजा आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। ओके, तो अरिथमेटिक मीन का एक वर्ड में या एक लाइन में मीनिंग कहें तो इसका मतलब होता है एवरेज। क्या होता है इसका मीनिंग? एवरेज। एवरेज समझते हो? एवरेज समझते हो ना, औसत। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, मिड मोस्ट वैल्यू, मिड मोस्ट वैल्यू, सबसे बीचों बीच की वैल्यू, सबसे बीचों बीच की वैल्यू, वो होती है मीडियन। उसको क्या कहते हैं अपन? मीडियन। ओके, और मोड का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन जो बार बार रिपीट हो, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो आप डेटा कलेक्ट करते हो
फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज करो इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबका वेट कलेक्ट करने के बारे में सोचा है कि सबका वेट मुझे कलेक्ट करना है किसी भी पर्पस के तहत। तो मैं एक एक से मैंने वेइंग मशीन में उनको उनका वेट किया और नोट किया। तो जो जो भी वेट्स मुझे मिल रहे हैं जैसे 50 किलो, 55 किलो, 60 किलो, 80 किलो, है ना, किसी का भी हो सकता है, किसी का 20-25 किलो भी हो सकता है। ठीक है, जो जो भी मुझे वेट्स मिल रहे हैं, जो जो भी मुझे वेट्स मिल रहे हैं, हर एक वेट को या हर एक एंट्री जो मेरे पास आ रही है, जैसे इसका वजन 60 किलो, इसका वजन 50 किलो, तो शॉर्ट फॉर्म में मतलब देसी भाषा में अपन उसको क्या कहेंगे, एंट्री। क्या कहेंगे, एंट्री। भाई कितनी एंट्रीज आ गई सर, 20 लोगों के 20 एंट्रीज आ गई। पहली एंट्री 50 किलो की आई, दूसरी एंट्री 55। और स्टेटिस्टिक्स की भाषा में उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। जो भी डेटा मिला उसको क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन। और मैथमेटिक्स की भाषा में उसको एक्स आई से डिनोट कराते हैं। किससे डिनोट कराते हैं, जैसे जो पहला वेट आया उसको मैंने कह दिया x1, जो दूसरा वेट आया उसको कह दिया x2, जो तीसरे बच्चे का वेट आया उसको कह दिया x3, चौथे बच्चे का वेट आया x4। तो 1 2 3 4 जो बदल रहा है उसको एक लेटर दे दिया i, उसको एक लेटर दे दिया i। तो जो भी हमको डेटा मिलेगा उसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन को अपन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, उस कॉलम का नाम क्या रखेंगे, xi। उस कॉलम का नाम क्या रखेंगे, xi, जिसका मतलब है x1 x2 x3 x4, वो जितनी भी एंट्रीज या ऑब्जर्वेशंस मिल रही है उसको अपन x1 x2 x3 से डिनोट कराएंगे। ठीक है, अब इनका मीनिंग समझो। सपोज करो मैंने सबका वेट ले लिया ना, नोट कर लिया। अब मेरे को किसने कहा कि इसका एवरेज वेट बताओ, तो एवरेज कैसे निकालूंगा, मैं सबको जोड़ दूंगा, सबको तो ऐड कर दूंगा और जितने भी यहाँ पे लोग हैं उससे डिवाइड कर दूंगा, तो वो एवरेज आएगा। तो वो जो भी क्वांटिटी निकल के आएगी उसको क्या कहेंगे, मीन। तो जो भी क्वांटिटी निकल के आएगी उसको क्या कहेंगे, मीन। मीडियन का मतलब क्या हुआ, मीडियन का मतलब ये होगा कि जितने भी मेरे पास वेट्स आए उनको या तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा। ये सबसे कम से कम वेट आया सपोज करो 40 किलो, फिर आया 41, फिर आया 41.5, फिर आया 42, फिर 42.5, ऐसे करके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा। कर दिया, करने के बाद जो बीचों बीच मुझे वेट दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं मीडियन। वेरी इजी। देखो इनकी हिंदी मीनिंग समझो, इसका डेफिनेशन समझो। तो जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चंस के अंदर क्या फॉर्मूला लगा रहे हो, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मैंने कहा एवरेज, तो एवरेज का फॉर्मूला नहीं आता क्या, सबको आता है, जोड़ के डिवाइड कर दो, तो कुछ रटना नहीं पड़ेगा। मीडियन, मैंने कहा मिड मोस्ट वैल्यू पे जाओ, तो आप खुद ही दिमाग लगा लोगे, अच्छा ये सारे ऑब्जर्वेशन हैं, इसमें बीचों बीच कैसे पहुंच सकता हूँ, आधा कर दो सबका। तो ये सब आधा करना, बीचों बीच पहुंचना, ये दिमाग आप खुद ही लगा दोगे, फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मीडियन का मतलब क्या समझ गए आप, मिड मोस्ट वैल्यू। मोड का मतलब क्या है, कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन होगा जो बार बार रिपीट होगा। जैसे कि एवरेज वेट ले लेते हैं, जैसे कि आप अभी 15-16 साल के हो, तो आपका एवरेज वेट मेरे ख्याल से 40 या 45 के आसपास होना चाहिए सबका, है ना। तो 50 है, 55 भी है, इतना तो मेरा ही नहीं है। हाँ ठीक है, होगा, हाँ चलो ठीक है 55 मान लो, है ना। तो मान लो 55 किलो बार बार रिपीट हो रहा है, एक बच्चे का 55 आया, फिर दूसरे का भी आया, ऐसे करके 5-7 बच्चों का 55-55-55 रिपीट हुआ। किसी 53 किलो भी 2 बार रिपीट हुआ, मान लो 54 किलो भी 4 बार रिपीट हुआ। तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ उसको कहते हैं मोड। सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ उसको कहते हैं मोड। तो मीन मीडियन मोड का जनरल मीनिंग समझ में आ गया क्या, क्योंकि पूरे चैप्टर में इसी को रोना है, इसी को करना है ना, इसी के बारे में जानना है, इसी के अभी तो क्या जनरल शॉर्ट में से डेटा दे दिया, फिर टेबल्स में अरेंज होकर डेटा मिलेगा, इस पूरी डेटा का मीन निकालो, इस पूरी डेटा का मिड मोस्ट वैल्यू यानी मीडियन निकालो, इस पूरी डेटा में क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है यानी मोड निकालो। जनरल मीनिंग समझ में आ गया। मीडियन मीन मतलब एवरेज निकाल लेना, मीडियन मतलब, और मिड मोस्ट वैल्यू तक जाने के लिए आपको डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। अब मान लो अरेंज ही नहीं है तो फिर मिड मोस्ट कैसे निकलेगी, नहीं निकलेगी ना। तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा या फिर डिसेंडिंग। और मोड मतलब जो ऑब्जर्वेशन या जो एंट्री या जो डेटा बार बार रिपीट हो रहा है उसको, उस डेटा का मोड कहलाएगा। उस डेटा का क्या कहलाएगा, वो मोड, MODE मोड कहलाएगा। क्लियर, ठीक है। इसके आगे इनका नोटेशन भी लिख लो, फिर अपन मीन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नोटेशन होता है एक्स बार, इसका नोटेशन होता है कैपिटल M, और इसका नोटेशन होता है कैपिटल Z। जैसे मैंने कहा एक्स बार निकालो तो समझ जाना क्या निकाल, हाँ कैपिटल, हाँ कैपिटल M मीडियन का, और मोड का कैपिटल Z है।
ठीक है, मैंने कहा z निकालो उस डेटा का, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मोड निकलवाने के लिए कह रहे हैं सर। मैंने कहा m निकालो तो मीडियन, और x बार निकालो तो एवरेज यानी कि अरिथमेटिक मीन यानी कि मीन। ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन क्लियर है चैप्टर का, कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, कोई सवाल जवाब? ओके, तो उल्टा W नहीं होता, उसको समेशन या सिग्मा कहते हैं। सिग्मा ऐसा है ना, ऐसा, इसको कहते हैं समेशन या फिर सिग्मा। इसके बारे में जानेंगे अभी, पहले ही टॉपिक में वो निकल के आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट मींस मीन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।